नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के घर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यशपाल आर्य से मुलाकात की। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यशपाल आर्य नाराज हैं। यशपाल आर्य के साथ सीएम ने ब्रेकफास्ट भी किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यशपाल आर्य के घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुलाकात की है यशपाल आर्य से। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यशपाल आर्य नाराज चल रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के घर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने यशपाल आर्य से मुलाकात की है और ऐसा बताया जा रहा है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दरअसल यशपाल आर्य नाराज चल रहे हैं। और बातचीत यशपाल आर्य के साथ की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उनके घर पर पहुंचकर उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यशपाल आर्य के घर पहुंचे, मुलाकात की यशपाल आर्य से सीएम धामी ने और उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यशपाल आर्य नाराज चल रहे हैं। इस बाबत भी बातचीत हुई है। ब्रेकफास्ट किया है यशपाल आर्य के साथ सीएम धामी ने। उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। यशपाल आर्य से मिलने के लिए पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। अपने इलाके की समस्याओं को लेकर कुछ नाराजगी यशपाल आर्य में चल रही है, इस तरह की खबरें भी हैं। और जब यशपाल आर्य के घर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, तब ब्रेकफास्ट उनके साथ बैठकर उन्होंने उनके घर पर किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यशपाल आर्य के घर पहुंचकर ये मुलाकात हुई है। यशपाल आर्य के साथ सीएम ने ब्रेकफास्ट भी किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अपने इलाके की समस्याओं को लेकर यशपाल आर्य नाराज चल रहे हैं। और इसी संबंध में ये मुलाकात भी हो सकता है सीएम ने यशपाल आर्य के साथ की हो। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सिर्फ ये खबर सामने आ रही है कि यशपाल आर्य के घर पहुंचे सीएम धामी, ब्रेकफास्ट किया, मुलाकात की है, बातचीत की है। ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है यशपाल आर्य से सीएम की इस मुलाकात को लेकर? देखिए, अभी भी मैं यशपाल आर्य के आवास के सामने ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यशपाल आर्य का आवास है। और यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं। तकरीबन 9:15 बजे के आसपास अचानक मुख्यमंत्री यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे और ना उनके साथ नाश्ता और काफी दिनों से पार्टी के कुछ पुराने जो मुख्यमंत्री हैं उनके
कार्यकाल के दौरान काफी नाराज थे और कुछ उनकी क्षेत्रों की समस्या थी जिसको लेकर उनके पीछे नाराजगी तो इन्हीं समस्याओं को और इन्हीं नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में उनकी बातचीत हुई। उन्होंने एक टेबल पर उन्होंने नाश्ता किया। अब कहीं ना कहीं दिखाने की सब कुछ ऑल इज वेल है। चूंकि 2022 में चुनाव है, उसको लेकर पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि जो पुराने नेता है जो कांग्रेस से बीजेपी में पिछली बार शिफ्ट करके आए थे वो कहीं स्विच न कर जाए, पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ न चला जाए या उनकी नाराजगी इतनी न बढ़ जाए कि पार्टी के लिए वो खतरा हो जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि औपचारिक मुलाकात की, हम लोग मिलते रहे, घर के सदस्य हैं सब मिलते रहते हैं। उन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्र की बातें थी, मांगे थी, उसको लेकर हम लोगों की चर्चा हुई है और सब कुछ ठीक ठाक है। प्रवीण, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2022 चुनाव के लिहाज से भी है कि पार्टी की जो असेट हैं कम से कम उन पर ध्यान दिया जाए, उनको संभाल कर रखा जाए। अगर किसी भी तरीके की समस्याएं उन लोगों के इलाकों में आ रही हैं तो पार्टी के भीतर ही उन समस्याओं का समाधान किया जाए, इससे पहले कि सार्वजनिक मंच पर या फिर मीडिया के मंच पर वो बातें निकलकर सामने आए। बिल्कुल, पार्टी की कोशिश भी यही है, बीजेपी के तमाम नेताओं की कोशिश भी यही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से रायपुर विधानसभा में वहां के विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ स्थानीय प्रतिनिधियों की बीजेपी के नेताओं से जिस तरह से तू मैं हुई, उसके बाद हरक सिंह का जिस तरह से बयान आया, उसके बाद यशपाल आर्य का जो नाराज होना, कहीं ना कहीं जो पिछली बार बीजेपी से कांग्रेस में जो नेता आए थे उनमें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। पार्टी के अंदर बीजेपी के बहुत सारे पुराने नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उसी सीट से काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं जो पिछली बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट किए थे नेता, तो उनको जो है उन्हीं चीजों को सब कुछ ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने की मुख्यमंत्री की कोशिश है और लगातार वो बातचीत कर रहे हैं तमाम नेताओं से। और इसी कड़ी में आज यशपाल आर्य जो कि कैबिनेट मंत्री है, बहुत वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, बड़े पद पे रह चुके हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, जानकारी और इस बातचीत के लिए। डॉक्टर प्रवीण हमारे ब्यूरो चीफ हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि मुलाकात यशपाल आर्य के घर हुई है सीएम धामी की और बातचीत उनसे हुई है, क्योंकि कुछ नाराजगी यशपाल आर्य के अंदर चल रही है अपने इलाके की समस्याओं को लेकर। उन सभी नाराजगियों को दूर करने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि सब कुछ सकारात्मक है, किसी तरह की कोई क्राइसिस पार्टी के अंदर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय और सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों और निगमों के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 11% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नजुल भूमि के वैध पट्टों के नवीनीकरण और फ्री होल्ड करने और नए पट्टों का आवंटन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 3 मामले स्थगित किए गए और 2 को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ा गया। शुक्रवार को कैबिनेट ने इधर डीए का फैसला लिया। देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग को बेहद सुसज्जित और सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। वहीं अब डिजाइन का काम पूरा हो गया है।
एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग बेहद खास अंदाज में सजाई गई है। देश के एयरपोर्ट में ये बिल्डिंग अपनी अलग पहचान बनाएगी। उत्तराखंड की थीम को ध्यान में रखकर ये बिल्डिंग तैयार की गई है। इस बिल्डिंग की सबसे ज्यादा आकर्षक चीज 3D आर्ट और ब्रह्म कमल है। अब क्योंकि देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 7 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसलिए सभी कामों को पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया और कहा कि देश विदेश के हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर आने के बाद उत्तराखंड को देखने की ललक पैदा होगी। आज ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये बड़ा यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी का यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, जिसमें यात्री आएंगे और इसमें निष्कास जाएंगे भी। तो निश्चित रूप में इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। क्या कैपेसिटी है इसकी? 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो देहरादून के लिए अच्छी सौगात है ये, और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यहाँ और भी फ्लाइट्स आएँ और कनेक्टिविटी हो, तो आने वाले समय में यहाँ पर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री और राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दिवाकर भट्ट को गंभीर चोटें आई हैं। प्रशासन ने पूर्व राजस्व मंत्री को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा है। बताया जा रहा है कि दिवाकर भट्ट की स्कॉर्पियो का टायर पंतगांव देवप्रयाग में फट गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। जानकारी के मुताबिक दिवाकर भट्ट अपने 3 साथियों के साथ हरिद्वार से कीर्तिनगर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां पर जिला सत्र न्यायालय का अहम फैसला सामने आया। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। 4 साल की अपनी सौतेली बहन का उत्पीड़न करता था यह आरोपी। पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए पॉक्सो के तहत एक की सजा सुनाई है। जन्म का युवती ही 7 साल की सौतेली बहन के साथ कई महीनों से शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। बच्ची पूछताछ और जांच किए जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई और युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये 3/4/2000 का है, इसी वर्ष का ही मामला है। 4 वर्ष की एक बच्ची जो है अपने जनक बहादुर बिस्ले था उसका कर रहा था। 6 महीने से जब वो बच्ची काफ़ी प्रत्यारित हो गई तो वो अपने घर से निकल गई और उसके बाद इस मामले में थाने को सूचना हुई। थाने में सूचना होने के बाद ये पाया गया कि इनके साथ रहा था। न्यायालय ने इसे स्पीडी ट्रायल लेते हुए गवाह पेश किए गए और गवाहों को पेश करने के उपरांत आज जजमेंट हुआ, जिसमें न्यायालय ने इसे फांसी की सजा सुनाई है, क्योंकि ये इस तरह का जघन्य अपराध है। पिथौरागढ़ का पहला मामला है जिसमें किसी पॉक्सो के मामले में 4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को होने के कारण फांसी दी है। बात करेंगे अब देहरादून की, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान सामने आया कि हर कांग्रेसी बीजेपी में आने को हरीश रावत उनके इर्द गिर्द वालों को छोड़कर सब आना चाहते हैं। बीजेपी को लगवाना पड़ेगा हाउसफुल का बोर्ड। बीजेपी में शामिल होने को लेकर अनिल बलूनी ने देहरादून में बड़ा है। उन्होंने कहा कि हरीश के इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कांग्रेस के जो अधिकांश नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और बीजेपी के संपर्क में भी हैं। यही नहीं बल्कि अब बीजेपी को हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो हरीश रावत के दलित मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर भी बलूनी ने निशाना साधा है और कहा है कि हरीश रावत 2012 में दलित मुख्यमंत्री को बना सकते थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने दिल्ली में धरना दे दिया था। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि हरीश रावत की कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है, इसलिए उन्होंने दलित मुख्यमंत्री को बनाए जाने की बात कर रहे हैं। हरीश रावत ने कभी दलितों के हित में काम नहीं किया। पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा को लेकर हरीश रावत के बयान पर भी बलूनी ने निशाना साधा और उनको कटघरे में खड़ा किया। हरीश रावत जी को और उनके 1-2 इर्द गिर्द लोगों को छोड़ के प्रत्येक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए इच्छुक है और संपर्क कर रहा है। हरीश रावत जी
भांति भांति के बयान दे रहे हैं और उनके बयानों से खुद कांग्रेस भी असहज है। उन्होंने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर बयान दिए उससे कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। वो इस तरह के बयान देते ही रहते हैं और उनके बारे में भांति भांति की जिस तरह की चीज़ें आती हैं, अभी उन्होंने जो आपने बताया बयान दिया, उनके बाद बहुत सारे ऐसे मौके थे। उन्होंने तो कभी भी हमारे अनुसूचित समाज के जो हमारे भाई हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हरीश रावत जी के दिमाग में सदैव तुष्टीकरण की राजनीति। अब कहाँ से बनाएंगे? मनी से ले रहे हैं। अब कहाँ से बनाएंगे? कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ऐसे ही होनहार एक बार फिर से सामने आए हैं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर न सिर्फ अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, बल्कि देश का नाम रोशन किया है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भगवानपुर के मोहितपुर गांव के सदफ चौधरी ने। सदफ ने यूपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। सदफ चौधरी का ये कहना है कि उसने अपने घर पर ही पढ़ाई कर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया। यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली भगवानपुर के मोहितपुर की सदफ चौधरी को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस कामयाबी पर हर कोई सदफ चौधरी को शाबाशी देने उनके घर पहुंच रहा है। ऑल इंडिया में यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली सदफ चौधरी के पिता यूपी ग्रामीण बैंक नागल शाखा देवबंद में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। अल्लाह का इसमें पूरा हमारे साथ में रहा है और उसके साथ में हमारे उलमाए दिन के लिए, उलमाए दिन ने भी हमारे लिए बहुत दुआ की है। बाकी हमारे सभी रिश्तेदार, नज़दीकी सभी लोग इसमें बाकी लोगों का जो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खुशी तो इतनी है जो बता नहीं सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग आ रहे हैं, अपने सब रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंद हैं, सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, बाकी सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोगों ने खूब दुआ की है इसके लिए। मेहनत तो की मैंने, 2 साल से मैं घर पे थी, खुद से प्रिपरेशन कर रही थी और डेली 10-12 घंटे में पढ़ाई को देती थी। 8 घंटे तो ज़रूर ही दिया करती थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता था। बाकी मेहनत के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब पौड़ी जिले में राज्य निर्वाचन आयोग की टीम हरकत में आ गई है। यहां ईवीएम मशीनों को जांचने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात टीम के सदस्यों को ईवीएम मशीनों को जांचने का जिम्मा दिया गया है, जिसमें खराब ईवीएम मशीनों को पता चुनाव से पहले लगाया जा सके। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तकनीक टीम वेयर हाउस में ईवीएम मशीन को जांच कर रही है। इससे पहले चरण में चेकिंग में खराब ईवीएम मशीनों को हटाया जा रहा है, तो वहीं ईवीएम मशीनों को राजनीतिक दलों के सामने खोला जा रहा है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की छेड़छाड़ का संदेह न हो। गढ़वाल में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी के दृष्टिगत ईवीएम मशीन्स का एफएलसी का कार्यवाही गतिमान है। फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान आज पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि 3 का प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके समक्ष ईवीएम मशीन का जो वेयर हाउस था उसे खोला गया। ईवीएम के एफएलसी के लिए फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए ईसीआईएल से निर्वाचन आयोग से जो इंजीनियर्स की टीम आ रखी है,
उनके द्वारा ही कार्रवाई की जा रहा है। अभी हमारे पास में जो है 1430 BOCU है। और तो फिलहाल देवभूमि लाइव में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।